सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, ये यूनिट 3 द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग का लास्ट चैप्टर है। अभी तक हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट की। आप जाइए और जा करके आपको उस किसी भी जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना है तो उसकी प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिए, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने जितने भी वीडियोस डाली हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, और स्पेशली जो यूनिट 3 द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग के जितने भी चैप्टर्स हैं ये सभी आपको पढ़ने बेहद ज़रूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही है, साथ साथ अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बल्कि साइंस की जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपकी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ज़रूरी होता ही है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ना होता है कि भाई हमें भी इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं, जब चाहे वो कोई सी भी कोई से भी एजुकेशन हो, तो वो सभी एजुकेशन क्या होती है, वो हमारे अंदर इम्प्रूव लाने की कोशिश करती है। तो इस वजह से एक जो एजुकेटेड पर्सन होता है और जो अनएजुकेटेड पर्सन होता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद यही है कि हम इन चीज़ों को पढ़ करके इसे हम सिर्फ अपनी बुक में ही ना रहने दें कि भाई बुक में पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिए, नंबर आ गए, बहुत शानदार नंबर आ गए और जो है हमारा काम ख़त्म। नहीं, इनको पढ़ने का मकसद हमारा ये होता है कि भाई हम पढ़ें, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। जिन चीज़ों की नॉलेज हमें नहीं थी तो उन चीज़ों की नॉलेज हमें आ जाती है। ठीक है, हम अपने आप को भी हमें भी उन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। साथ साथ जो हमें पता है तो हम अपने साइड वालों को बताएं, ठीक है, ताकि उनको उनको भी अवेयर करें। ओके, चलिए, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमने जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 जो है ये सभी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। कैसे? चैप्टर नंबर 7 हमारा क्या था? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि हमने उस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा है ना, कि भाई एक जो सिंगल सेल होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो हमारी बॉडी में जो अलग अलग सेल हैं, एक ह्यूमन बीइंग जो एक सेल से बना है, सिंगल सेल से, तो वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अलग अलग टाइप्स की सेल कैसी होती है। उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो क्या था? एज ऑफ एडोलेसेंस। यानी कि एडोलेसेंस में, यानी कि एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन गया, ऑर्गेनिज्म अब वो पहुंचा एडोलेसेंट में। जब वो एडोलेसेंट में पहुंचा तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। एडोलेसेंट का मतलब क्या हुआ कि वो एक ऑर्गेनिज्म, अगर वो बॉय है तो वो एक फादर बनने के लिए तैयार है, और अगर एक वो गर्ल है तो वो एक मदर बनने के लिए तैयार है। तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है, वो पढ़ लिया हमने। अब हम लोग 9th वाले जो चैप्टर पढ़े हैं वो क्या है? रिप्रोडक्शन। कि अब वो जो रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एडोलेसेंट ही में करेंगे, नहीं, मतलब एक बात बता रही हूँ मैं कि एक ऑर्गेनिज्म जब वो रिप्रोड्यूस करता है, जब वो किसी नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, या वो अपने ही कॉपी को, या जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट के बिल्कुल कॉपी होते हैं, बिल्कुल कॉपी, ठीक है। तो जो भी जन्म देगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे वो जन्म देगा। यहाँ आप पूरे वर्ल्ड में देख रहे हो, हर तरह के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, कैसे भी ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं, सभी के सभी क्या है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो एसेक्सुअली करें चाहे वो सेक्सुअल करें। क्योंकि जो एक पूरी जो ह्यूमन लाइफ है उसके दो ही मकसद होते हैं। क्या? एक तो कंप्लीटली फीडिंग एंड ब्रीडिंग, ठीक है, यानी कि जब उसको पेट भर खाना मिल जाता है, दो ही मकसद होते हैं कि भाई इंसान पैदा होता है, उसको अच्छे से पेट भर भोजन चाहिए, फिर वो क्या करता है, पेट भर भोजन मिलने के बाद वो अपना इस दुनिया से जाने से पहले अपना ऑफस्प्रिंग छोड़ जाता है, ठीक है, यानी कि वो ब्रीडिंग करता है। तो इसी से ही हमारी दुनिया आज तक कायम है। ओके, सो अब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये कैसे होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ह्यूमन बींग्स में स्पेशली हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि एक ह्यूमन बींग में जो एक नया ऑफस्प्रिंग आता है तो वो कैसे आता है, ठीक है। सो यू विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कि रिप्रोडक्शन के कितने कितने टाइप्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन कौन से रिप्रोडक्शन होते हैं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक होगा हमारा जेंडर इशू एंड मिथ्स।
आज भी आप लोग बहुत सारी जगहों पे देखते होंगे कि भाई लड़कियों को नापसंद किया जाता है। मतलब अगर लड़कियों की पैदाइश हो जाती है तो घर वालों के मुंह चढ़ जाते हैं एंड लड़के चाहिए होते हैं, अजीब अजीब सी बातें। और उनके लिए क्या किया जाता है, उनकी माँ को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है कि भाई इनकी माँ की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप साइंटिफिक व्यू से देखें तो इन सभी चीज़ों की जिम्मेदार कौन होते हैं, उनके फादर होते हैं। एंड मिथ्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जब एक अगर लड़की हो रही है या एक लड़का हो रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है ना, ऐसा कैसे हो रहा है, अंदर जो जाइगोट बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है। और साथ साथ अगर जो उनके मिथ्स हैं, जो बहुत सारे लोगों के जहन में उल्टी सीधी बातें आ जाती हैं, तो वो क्या क्या हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। एंड हमारा थर्ड टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट प्रेगनेंसी। कि आज भी बहुत सारी जगहों पे देख लीजिए चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो यदि चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या जब वो बड़े होकर के उनको किन किन प्रॉब्लम्स से उस लड़की को फेस करना पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर की लाइन क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। पहली लाइन क्या है हमारी, कि सभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो अपना ऑफस्प्रिंग इस दुनिया में छोड़ करके जाएगा। दे रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। अब ये बात अलग सी है कि वो अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक कोई अपनी बेबी को जन्म देता है डायरेक्टली, कोई एग के ज़रिए से अपनी ऑफस्प्रिंग छोड़ के जाता है, कोई एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, सब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स एंड सम बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एग को यानी कि अंडे दे करके रिप्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली बेबीज़ को ही बर्थ देते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। Which animals do you think reproduce by laying eggs and which ones give birth to babies? यहाँ पे जो आपके जितने भी एनिमल्स दिए हुए हैं, आप उनमें से बताइए कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, मतलब कौन से हैं जो कि एग को ले करते हैं, यानी कि अंडे दे करके रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ कौन से हैं जो कि बेबीज़ को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो अगर आप एक फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग जो है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फ्रॉग जो है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। अभी ये देख लीजिए कि फ्रॉग्स जो हैं वो अपने अंडे देते हैं। ठीक है, उनके अंडों के ज़रिए से ही नया बेबी आता है। और अगर आप एक वेल मछली के बारे में बात करें तो जो वेल होती है वो बेबीज़ को डायरेक्टली जन्म देती है, यानी कि वो अपने जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है वो छोटी सी वेली मछली होती होगी। एंड अगर आप जिराफ की बात करें तो जो जिराफ होता है ये भी बेबीज़ को डायरेक्टली जन्म देता है। ऑस्ट्रिच की बात करें तो ये एग्स के ज़रिए से अपने ऑफस्प्रिंग को आगे, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप एक बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई भी जो है वो एग ही के ज़रिए से अपने रिप्रोडक्शन करती है। ओके, चलिए, सब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय अदर मीन्स टू। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग तरीक़ों से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, इट मीन्स यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड। यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी हुई कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। सो रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेंगे वो खुद ही करते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और का ऑफस्प्रिंग है, मतलब किसी और ने ही जन्म दिया है तो वो ये कहें कि भाई ये हमारी संतान है, ऐसा नहीं है। जो हर ऑर्गेनिज्म वो अपने ही खुद ही अपने जनरेशन आगे बढ़ाते हैं। तो इसी चीज़ को ही, चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सभी के सभी ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो आपको यहाँ पे दो तरह के रिप्रोडक्शन दिखेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑलरेडी हम लोग क्लास 7 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम ब्रीफली ही पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट होता है, उसी सिंगल पेरेंट से ही नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है।
ठीक है। अब वो कैसे होता है? इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है एंड इज मोस्टली कॉमन ऑब्जर्व इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, स्टारफिश, स्पॉन्जेस एंड वर्म्स। तो ये सभी ये इस टाइप के रिप्रोडक्शन जो है वो आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म में, स्पेशली जो सिंगल सेल के होते हैं, जैसे अमीबा की बात कर ले तो अमीबा जो है वो खुद ही ऑलरेडी सिंगल सेल का होता है, हाइड्रा तो सिंगल सेल के नहीं होते हैं। तो मतलब ये है कि जो ये इस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक पेरेंट होता है और उसी पेरेंट से ही नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अब कैसे होता है? एग्जाम्पल ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग। तो हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बाइनरी फ्यूजन और बडिंग। ठीक है, चलिए बाइनरी फ्यूजन में क्या है? बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करके अपना इंडिविजुअल वहीं से रिप्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है। बाइनरी फ्यूजन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। यानी बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, ये एक तो सिंपलेस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपल फॉर्म है और इसमें एक सिंगल सेल होगा और वो अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेगा। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन इज अमीबा। तो सबसे बेहतरीन जो इसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है? अमीबा। कैसे? लेट अस सी हाउ बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन अमीबा। तो देखिए ये एक पेरेंट सेल है। ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये पेरेंट सेल जो है वो अपने आप को थोड़ा सा डिवाइड करेगा, थोड़ा सा अपने आप को बड़ा होगा और जो इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, यानी न्यूक्लियस जो है वो बीच में से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो न्यूक्लियस जैसे डिवाइड, फिर ये जो है इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और एक टाइम ऐसा हो गया कि ये दोनों जो है वो अलग हो जाते हैं। तो देख लीजिए कि एक ही पेरेंट सेल होता है, एक सिंगल सेल होता है, वो अपने आप को डिवाइड करता है और उसके अंदर की सारी चीज़ें डिवाइड होती है। ऐसा नहीं कि आधी इसमें चली गई आधी इसमें, नहीं, सारी चीज़ें जो भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो उसमें, यानी वो जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, जो नया इंडिविजुअल बन रहा है, उसके अंदर भी फुल्ली सारी चीज़ें होंगी। उसके अंदर जैसे न्यूक्लियस भी है वो फुल्ली इसके अंदर भी है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस इसमें है और इसमें भी है और साइटोप्लाज्म भी आराम से अच्छे से डिवाइड हो जाता है और इस तरीके से ये जो बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे भी एक सेल अपने आप को डिवाइड करके दो सेल बना रही है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बडिंग में क्या होता है? बड का मतलब क्या होता है? एक कली निकलना है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होता है, आप देख रहे हैं ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर क्या हुआ? एक बर्ड निकला। ठीक है। ये इसके टेंटिकल्स हैं, इसके अंदर से यहाँ से एक बर्ड निकलेगी। वो बर्ड जो है वो बड़ी होती रहेगी और फिर एक टाइम ऐसा होगा वो अपने पेरेंट से, यानी जो उसका पेरेंट है वो उससे बिल्कुल अलग हो जाएगी और एक वो नया एक इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है। तो ये बडिंग का प्रोसेस है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखिए इसमें कोई नया ऑर्गेनिज्म, नया गैमेट आकर के इसमें नहीं मिल रहा है, बल्कि ये खुद और ये जो सिंगल पेरेंट है ये अपने आप में ही एक बर्ड निकाल करके एक नया इंडिविजुअल को जन्म दे रहे हैं। Budding is a process of asexual reproduction in which a new organism grows out from a part of the parent body and eventually separates to form a new individual। ठीक है। बडिंग में भी क्या हो रही है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी के एक पार्ट से ही वो पेरेंट बॉडी के एक पार्ट से ही ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनिज्म और एक टाइम ऐसा होता है कि वो अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है। एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इज हाइड्रा। ये देखिए हाइड्रा वाला जो एग्जांपल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी क्लासेस में भी, आप हायर क्लासेस में भी चले जाएंगे जब भी हाइड्रा का एग्जांपल आपको पढ़ना ही है। सो इस याद रखिएगा कि हाइड्रा जो है इसमें बडिंग के प्रोसेस के जरिए से ही रिप्रोडक्शन होता है। लेट अस सी हाउ बडिंग अकर्स इन हाइड्रा। ठीक है। सो ये देखिए कि हाइड्रा की एक पेरेंट बॉडी है, इसके अंदर क्या हुआ? एक छोटा सा बर्ड यहाँ पे ग्रो हुआ। ये बर्ड डेवलप करना स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर टेंटिकल्स ये सभी जो है ना, ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे फूल फाल से इसकी ऐसे निकले हुए से, ये सभी क्या कहलाते हैं? टेंटिकल्स। ठीक है। ये बड़ा हो रहा है, यानी कि ये अपने आप को ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है। डेवलप होते होते एक टाइम होता है ऐसा होता है कि ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और ये नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस तरीके से हाइड्रा में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। चलिए अब ये तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट होता है और उसी से ही वो, चाहे बाइनरी फ्यूजन के ज़रिए से हो, मतलब चाहे वो फ्यूजन के ज़रिए से हो कि वो अपने आप को खुद तोड़ ले। अच्छा, ये यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन के बारे में हमने पढ़ा कि भाई एक जो पेरेंट बॉडी थी उसने अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लिया। और कभी कभी मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। ठीक है। कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो अपने आप को बहुत सारे ऑफस्प्रिंग में डिवाइड कर लेती है। ठीक है। उसको वो हम लोग ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो
मल्टीपल फिजन भी होता है कि बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं एक साथ, और बाइनरी फिजन भी होता है। और हमने दूसरा क्या पढ़ा, बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग में क्या हुआ कि जो पेरेंट बॉडी थी उसके अंदर से एक बर्ड निकली और वही ग्रो करती गई, डेवलप होती गई, और वो अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो गई। इस तरीके से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, बन गया। ठीक है, रिप्रोड्यूस हो गया। अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। स्पेशली हम इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है दो पेरेंट्स। ठीक है, दो पेरेंट्स होंगे और उन दोनों पेरेंट्स के पास अलग अलग गैमेट्स होंगे। वो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, फिर वो एक सिंगल सेल बनेगा, जाइगोट जिसे बोलते हैं। और वही जाइगोट आपस आगे उसके अंदर डिवीजन होगा, जिसे हम क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं। तो उसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होते 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 वो एक नया बेबी बन जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो, ये हो गया मेल बॉडी का स्पर्म और ये हो गया फीमेल बॉडी का एग। ठीक है, यानी कि दो पेरेंट्स होंगे और उनके पास अलग अलग गैमेट्स होंगे, इनको हम गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये गैमेट है, ये स्पर्म जो है ये एक गैमेट हो गया, और जो ये ओवम है ये भी एक गैमेट है। ठीक है, इसको हम गैमेट्स बोलते हैं। ये आपस में फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करके ये एक जाइगोट बन गया। ये जाइगोट बनने के बाद ये फिर अपने आप में डिवाइड करेगा, ये अंदर इसके डिवीजन होगा। ठीक है, इसको डिवीजन कर दे, फिर डिवीजन होगी, एम्ब्रियो बन गया, फिर एम्ब्रियो डेवलप होकर के एक बेबी बन जाएगा। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है। सो पढ़ लेते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट से काम नहीं चलेगा। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स जो है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी आते हैं वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हम लोग ह्यूमन बींग्स की रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स एंड फीमेल्स विद डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ज़्यादातर एनिमल्स में जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी आते हैं उनके पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। ठीक है, यानी कि मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा, फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा, और वो उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है एक गैमेट निकलेगा, जिसे हम बोलेंगे मेल से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो गैमेट निकलेगा, मेल के रिप्रोडक्टिव पूरे जो ऑर्गन हैं वो अलग अलग, जिसमें कि पूरा एक जो ये सिस्टम होता है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, और फिर उससे एक गैमेट बनता है, और वो गैमेट जो है वो मेल गैमेट कहलाता है। और एक इसी तरीके से फीमेल में भी एक पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स भाग लेते हैं, और उससे एक एक गैमेट बनता है जिसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, और वो आपस में फ्यूज करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। बिफोर यू लर्न अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन डिटेल, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन में जो बेसिक प्रोसेस क्या है, मतलब और रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमेट्स। ठीक है, जिसके बारे में मैं अभी अब तक आपको बता रही हूँ कि दो मेल और फीमेल जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं गैमेट्स। ठीक है, हम उन्हें क्या बोलेंगे, गैमेट्स, कि भाई ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। जैसे कि द फीमेल गैमेट इज यूजुअली कॉल्ड एन ओवम और एग, यानी कि जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं हम लोग, ओवम। और जो मेल गैमेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। हो सकता है आपने चैप्टर नंबर 8 में है ना इसको पढ़ा होगा, ओवम के बारे में और स्पर्म के बारे में। तो बहरहाल मैं आपको क्या बता रही हूँ कि दोनों इंडिविजुअल्स होते हैं मेल एंड फीमेल, ये एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ये मेल गैमेट, जिन्हें मेल गैमेट्स बोलते हैं। और अगर मेल का होगा तो मेल गैमेट बोलेंगे, फीमेल का होगा तो फीमेल गैमेट बोलेंगे। और ये जो मेल का गैमेट होता है इसे हम बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल का गैमेट होता है इसे हम बोलते हैं ओवम। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। द टू गैमेट्स ज्वाइन और फ्यूज ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ फॉर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ जाइगोट। दिस इनिशिएट टू फॉर्म द बेबी, द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको खुद बताती हूँ। ठीक है, एक कहानी की तरह चल रहा है। कैसे, यहाँ से देखिए ये पूरी पिक्चर बनी हुई है, यहाँ देखिए ये एक है फीमेल बॉडी और ये क्या है मेल बॉडी। इसके पास एक गैमेट है जिसका नाम है ओवम, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और ये मेल बॉडी, इसके पास एक गैमेट होगा, इसका नाम क्या है, स्पर्म। इन दोनों के स्पर्म और ओवम एक जगह है। ठीक है, आने के बाद क्या हुआ, ये देखिए ये इनका ओवम हो गया, ये स्पर्म, ये एक जगह है। एक जगह का मतलब ये है कि आपस में फ्यूज हुए
है ना। फ्यूज होने का मतलब क्या है कि जो ओवम होता है ना, इसके अंदर स्पर्म जो है वो एंटर कर जाता है। इसकी जो लेयर्स होती हैं, जो बाहर की जो लेयर्स होती हैं ओवम की, इसको पेनिट्रेट करके ओवम अंदर घुस जाता है, घुस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे और इसी के अंदर घुसने को ही, यानी ओवम के ये स्पर्म के ओवम के अंदर घुसने को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी कि वहाँ पे फ्यूज हो गया, ठीक है। अब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद क्या होगा, इसमें आपस में डिवीजन होंगे। ये जो एक सेल बन गया ना, ये देखिए ये अलग सेल थी, आप ये देख रहे हैं, ये फीमेल की जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है ओवम जिसे हम कहते हैं, ये एक सिंगल सेल है, एक सेल है। और यहाँ से भी एक सिंगल सेल जाएगी, ये यहाँ पे आपस में फ्यूज हुआ, ठीक है। फ्यूज होने के बाद ये क्या बना, जाइगोट। ये जाइगोट जो बनेगा ना, ये एक, यानी ये दोनों सेल जो है आपस में फ्यूज करके एक सिंगल सेल बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट, इस जाइगोट के अंदर अब डिवीजन होगा। अब ये आपस में अपने आप को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते 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 जो है ये एम्ब्रियो बनाएंगे, और वही एम्ब्रियो फिर आपस में डिवाइड हो गया। उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, जिससे हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, हाथ पैर मुंह जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बनेंगी, और वो बनते बनते फिर ये एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, यानी कि एक पूरा बेबी बन जाएगा। और फिर बेबी जो है वो मदर के वॉर्म से बाहर निकल आएगा, ओके। तो एक ये पूरा प्रोसेस है, समझ में आ गया आपको। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द टू गैमेट्स ज्वाइन और फ्यूज ड्यूरिंग अ प्रोसेस फॉर फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म अ जाइगोट, ठीक है। दोनों जो जितने भी गैमेट्स है, ये दोनों आपस में क्या हुए, एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ये आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूज का मतलब समझ में आ गया ना, कि ये जो ओवम होता है इसके अंदर जो स्पर्म है वो एंटर कर जाता है, ओके। और इसी चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। दिस इनिशिएट टू फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी, और यहीं से एक बेबी के फॉर्मेशन का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ स्पेशलाइज्ड फीमेल गैमेट्स एंड द मेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं, कि जिसमें एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, और वो आपस में फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद उसमें डिवीजन होता है, और वो डिवीजन होते 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 एक बेबी का रूप ले लेता है, और इसी चीज़ को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क होता है। एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स इज गिवन बिलो, ओके। तो आपको यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो एक पूरा प्रोसेस है उसको आपको यहाँ पे दिखाया गया है, कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। और ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, ये कहाँ होता है, एक फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सारे फर्टिलाइजेशन वो फीमेल की बॉडी के ही अंदर हो। कुछ फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो वो बाहर भी होते हैं। एनीवे, यहाँ पे जो ह्यूमन के बारे में बता रहे हैं कि ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। क्योंकि जो ओवम है वो एक फीमेल की बॉडी के अंदर है, और जो स्पर्म होते हैं वो बाहर होते हैं, यानी कि एक मेल के पास होते हैं। तो मेल उसको फीमेल की बॉडी में इसको एंटर कराता है, फिर उसके बाद जहाँ पे वो ओवम है वो स्पर्म वहाँ जाते हैं, उतना रास्ता तय करते हैं, ओवम के पास जाते हैं, वो वहाँ पे उसके अंदर एंटर करते हैं, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो गया भाई, जब वो एंटर कर गया उसमें, इसको हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन बोल दिया। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस पूरे सिंगल सेल को, ठीक है, हमने क्या बोला, जाइगोट। जाइगोट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सेल। फिर ये जाइगोट जो है वो आपस में डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि एक ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल के एक ह्यूमन बीइंग तो सिंगल सेल का होता नहीं है, क्यों एक सिंगल सेल से बनता है, लेकिन एक सिंगल सेल का तो नहीं, वो तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, यानी कि उसमें बहुत सारे सेल होंगे। तो ये जो जाइगोट होगा ये आपस में डिवाइड करेगा, डिवाइड कर रहा है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो उसके बाद जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बन जाएगा, विच फर्दर डेवलप्स इनटू अ बेबी। उसके बाद फिर उसके अंदर डेवलपिंग होंगी, और वो जो है एक बेबी का रूप ले लेगा। डेवलप कंटिन्यूअस एंड अ बेबी इज बोर्न। और डेवलपिंग होती रहेगी, और बेबी जो है वो एक मतलब बेबी बॉर्न हो जाएगा। द बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड। और उसके बाद जो बेबी है वो एक बच्चा बन जाएगा। चिल्ड्रन ग्रोज इनटू एडल्ट्स कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। उसके बाद वही बच्चे बड़े हो जाएंगे, और फिर उनके अंदर फिर वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और फिर वहीं से दोबारा से ये साइकिल चलती रहेगी। और इस तरीके से जो हमारी पूरी दुनिया है वो आज तक इसी तरीके से चलती रही है, कि भाई जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो ऐसे ही प्रोड्यूस करते रहते हैं। ओके, चलिए
अब हम लोग थोड़ा सा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग कम्प्लीटली प्रोसेस पढ़ेंगे कि एक मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में जब फ्यूज़ करते हैं तो एक नया ऑफस्प्रिंग कैसे जन्म लेता है, क्या प्रोसेस होता है अंदर, उसको हम पढ़ेंगे। पहले हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई मेल का ऑर्गन क्या होता है, कहाँ से क्या चीज़ें, मतलब कहाँ से मेल जो गैमेट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस आप लोग जानते हो, टेस्टिस ये दो होते हैं, चूँकि इस वजह से हम लोग इसको टेस्टिस बोलते हैं और सिंगुलर इसका टेस्टिस है। ठीक है, एक सिंगल होगा तो हम लोग टेस्टिस बोलेंगे। आर प्रेजेंट इज अ पेयर इन मेल्स एंड लोकेटेड विद इन द बैग लाइक स्क्रोटल सेक्स। ठीक है, तो आपको एक बैग की तरह एक जिसे हम स्क्रोटल सेक बोलते हैं, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। A testis is made up of numerous coiled tubes that produce sperm cell। ठीक है, और यही टेस्टिस जो है, जब इनको पिट्यूटरी ग्लैंड इनको स्टिमुलेट करता है तो यहीं से ही मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। यही टेस्टिस मेल गैमेट जिसका नाम स्पर्म है वही प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन अ मेल reaches puberty, the testes are stimulated by the pituitary gland to produce the male sex hormone testosterone। ठीक है, तो जब एक मेल वो प्यूबर्टी की एज को पहुंचते हैं, एडोलेसेंट में पहुंचते हैं, एडोलेसेंट से प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, तो यही टेस्टी इसी में ही स्टिमुलेटिंग होती है। किसके ज़रिए से, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ज़रिए से, और वही ये यहाँ से मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है उसको ये वहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमने ये टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप गौर करें तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पूरे जो ऑर्गन है इसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो मेल की बॉडी से बाहर होते हैं, यानी जिससे जहाँ पे स्पर्म बन रहा है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, तो वो मेल की बॉडी से बाहर होते हैं। जबकि अगर आप फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर आप पढ़ेंगे, और आपने देखा भी होगा पिछले चैप्टर में कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या जिसे हम ओवरीज बोल सकते हैं, जहाँ से ओवम निकलते हैं, वो फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं। तो इसके पीछे आपको रीज़न पता है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ये क्यों बाहर होते हैं? तो मैं बता देती हूँ आपको कि जो टेस्टिस होते हैं ये फीमेल की वो मेल की बॉडी से बाहर इस वजह से होते हैं क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनको प्रोड्यूस होने के लिए सर्टेन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर जो टेस्टिस होते हैं वो अगर बॉडी के अंदर ही है रह जाएंगे, ठीक है, बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कभी कभी कि टेस्टिस जो होते हैं वो अंदर मतलब बॉडी से बाहर नहीं आते हैं, स्क्रोटल सैक में नहीं आते हैं, तो वहाँ पे प्रोड्यूस स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, सही से स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। इस वजह से जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो टेस्टिस होते हैं, वो बाहर होते हैं। ठीक ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पे कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उनको प्रोडक्शन के लिए, उनकी मेच्योरिटी के लिए, उनके स्टोरेज के लिए वो बाहर होते हैं। ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, स्पर्म डग या जिसे हम बोलते हैं वाज डिफरेंस। So sperm duct is a narrow tube that helps to transport sperm produced in each testis। तो sperm duct जिसे हम बोलते हैं, ये वाज डिफरेंस भी हम इन्हें कहा जाता है। ये एक पतली सी ट्यूब होती है, ये देख रहे हैं आप, ये पतली सी ट्यूब है। ये क्या करती है, ये जो टेस्टिस में जहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं इनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ तक, पेनिस तक। Several fluids are secreted inside this tube, different glands which mix with the sperm to form a fluid called semen। ठीक है, और यहाँ से तो स्पर्म बन रहा है। जब स्पर्म यहाँ से इतना ये जो रास्ता है ये पूरा ट्रैवल करते हैं तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फ्लूइड इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, बहुत सारे तरल पदार्थ इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, और वो मिक्स हो करके यहाँ पेनिस तक आते हैं, और पेनिस के ज़रिए से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है फीमेल की बॉडी में। तो जो वो डिस्चार्ज होता है, जो वो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, वो उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं सीमेन। उसको हम लोग सिर्फ स्पर्म इस वजह से नहीं बोलते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ स्पर्म नहीं होते हैं बल्कि और भी दूसरे फ्लूइड्स मिक्स होते हैं, इस वजह से हम लोग उसको बोलते हैं सीमेन। अब उसके बाद हम लोग, ये तो हो गया स्पर्म डक्ट, ठीक है, ये टेस्टिस हो गया, ये हो गया स्पर्म डक्ट। पेनिस ट्रांसफर द सीमेन एंड विद इट स्पर्म्स इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका पेनिस, यहाँ पे आ गया सीमेन। सीमेन जो है ये क्या, पेनिस का काम क्या होता है कि ये जो है स्पर्म को फीमेल की बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हैं। और साथ साथ एक बात आप गौर करें तो फीमेल की बॉडी में
जैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन होते हैं, या जो बेबी को बर्थ देने के जो पूरा जो पाथ होता है वो अलग होता है, और जो उनका यूरिन का पाथ होता है जहाँ से यूरिनेशन होती है तो उसका पाथ अलग होता है। लेकिन मेल के अंदर ऐसा नहीं है। मेल के अंदर जो सीमेन को डिस्चार्ज करने के लिए या फिर ये कि यूरिनेशन के लिए एक ही पाथ होता है, ठीक है। यूरिथ्रा, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं यूरिथ्रा के बारे में। इज़ अ ट्यूब इनसाइड द पेनिस थ्रू विच सीमेन एंड यूरिन पास आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये एक बीच में एक ट्यूब है जिसके ज़रिए से यूरिन भी पास होता है और साथ साथ मेल का सीमेन भी पास होता है, ठीक है। तो ये मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, जिसमें टेस्टिस पढ़ा हम लोगों ने कि ये टेस्टिस जो होते हैं ये पेयर्स में होते हैं और इनमें स्पर्म बनते हैं। स्पर्म बन गए, स्पर्म बनने के बाद स्पर्म को भाई यहाँ पेनिस तक तो आना है ना, और ये जो टेस्टिस होते हैं ये मेल की बॉडी से बाहर होते हैं। सो अब ये स्पर्म यहाँ से तो बन गए। अब ये स्पर्म जो है, ये नैरो ट्यूब जो आपको दिख रही हैं दो, और दोनों टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में बन रहे हैं, नहीं, दोनों में बनते हैं। और इस नैरो ट्यूब के ज़रिए से ट्रांसफ़र होकर के कहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यूरिथ्रा में आते हैं। ये यूरिथ्रा बीच में एक ट्यूब होती है जिससे कि यूरिनेशन, ये यूरिनरी ब्लैडर है ये, तो यहाँ से यूरिन भी पास आउट होता है, और साथ साथ उसके जो स्पर्म होते हैं, जो स्पर्म नहीं बल्कि सीमेन जिन्हें हम बोलेंगे। क्यों बोलते हैं सीमेन? चूँकि उसमें सिर्फ स्पर्म नहीं होते हैं बल्कि और भी दूसरे फ्लूइड मिक्स होते हैं, तो इस वजह से हम लोग उसको सीमेन बोलते हैं। तो इस यूरिथ्रा के ज़रिए से सीमेन पास आउट होता है, और ये पेनिस होता है, और इस पेनिस के अंदर ही यूरिथ्रा होता है, एक ट्यूब होती है जिसके ज़रिए से जो यूरिन है और इसके साथ साथ स्पर्म वो पास आउट हो रहा है। ओके, तो ये मेल का हो गया। अब हम लोग चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे। एनीवे, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में कि ओवरीज क्या होती है। ओवरीज प्रोड्यूस एंड रिलीज एग्स ओवर ईच ओवरी हैज द शेप एंड साइज ऑलमोस्ट दैट ऑफ द एलमंड, ठीक है। जो ओवरी होती है ना, ये मत सोचिए कि ये आपकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, नहीं, ये एक एलमंड के बराबर होती है, ठीक है। सो ये जो ओवरीज का काम क्या होता है, ये ओवम को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ओवम को प्रोड्यूस करती हैं और उसके बाद यहाँ से रिलीज करती हैं। ये दो ओवरीज हैं फीमेल की बॉडी में, ये क्या करती हैं, ये यहाँ से ओवम को प्रोड्यूस करती हैं, और प्रोड्यूस करके उसको ये एक फेलोपियन ट्यूब, ये एक ट्यूब दिख रही है आपको, नैरो सी ट्यूब दिख रही है, ये इसमें इसको यहाँ से डिस्चार्ज कर देती हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन। समझ में आ रहा है? ओव्यूलेशन के बारे में हमने पढ़ा था ना। सो ये तो हमने ओवरीज के बारे में पढ़ लिया। व्हेन अ गर्ल रीचेज प्यूबर्टी, जब एक गर्ल जो है वो प्यूबर्टी की स्टेज को पहुंच जाती है, द ओवरीज आर स्टिमुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ओवरीज को पिट्यूटरी ग्लैंड वो स्टिमुलेट करता है, तो यहीं से फीमेल सेक्स हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन वो निकलता है, ठीक है। सो ये तो ओवरीज हो गई। अब लोग पढ़ लेते हैं ओविडक्ट के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में जो ओवरी से जो ओवम निकला है वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा। यहाँ पे कैरीज द ओवम रीज बाय द ओवरीज, जो फेलोपियन ट्यूब होता है इसमें क्या होता है, ओवरीज ने जो ओवम रिलीज किया है वो यहाँ पे आएगा। फर्टिलाइजेशन अकर है एंड ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड, और यहीं पे किसी एक जगह पे ही फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि यहाँ से स्पर्म जाएगा और स्पर्म जा करके यहाँ पे फर्टिलाइज करेगा उसको, यहीं पे ज़ाइगोट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चल लेते हैं, ज़ाइगोट तो बन गया। ज़ाइगोट बनने के बाद क्या होगा, वो ज़ाइगोट जो है यहाँ से ट्रेवल करके यूट्रस में आएगा। यूट्रस इज द ऑर्गन वेयर द ज़ाइगोट मैच्योर्स एंड ग्रोज टिल इट इज रेडी टू बॉर्न, और ये यूट्रस जो होता है जिसके हम मदर वॉब भी बोलते हैं, यहाँ पे जो ज़ाइगोट आएगा वो इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट होने के बाद उसमें मेच्योरिटी आएगी, यानी कि वो अपने आप को डिवाइड करेगा, डिवाइड करते करते वो एक पूरा बेबी बन जाएगा, और उसके बाद वो बाहर निकल आएगा। द एम्ब्रियो डेवलपिंग बेबी ग्रोज एंड डेवलप इनसाइड द यूट्रस, जो यूट्रस में ही जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, विच आल्सो कॉल्ड द वॉर्म, ठीक है। इसको यूट्रस को हम वॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद आ गई विजाइना के बाद, विजाइना रिसीव द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो यहीं से ही पेनिस जो है वो इसमें एंटर करता है, और यहीं से स्पर्म वो मदर के या फीमेल की बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमने फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उन्हीं ऑर्गन्स को हमने पढ़ा जो कि फीमेल की रिप्रोडक्शन में मेनली पार्ट लेते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ क्या है, ओवरीज, यानी ओवरीज क्या करते हैं, ओवम को रिलीज़ करते हैं। ओवम को रिलीज़ करने के बाद वो कहाँ जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में। अब मैंने आपको बताया था 2 ओवरीज होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही
एक से एक ही टाइम पे निकलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हर ओवरी से एक ऐसा हो सकता है कि एक कभी मतलब एक साथ दोनों से ही ओवम निकल आए, ठीक है, दोनों में ही ओवुलेशन का प्रोसेस हो जाए, या ये है कि इसमें अभी हो रहा है तो इसमें बाद में हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से ओवम निकलेगा, ओवम रिलीज होगा, ओवम रिलीज के जो ओवम रिलीज होता है उसके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओवम रिलीज हो गया, रिलीज होकर के कहाँ पे आएगा, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में आ गया यहाँ पे, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये पूरी की पूरी ये इसकी हो गई और ये वाली इसकी हो गई। ये फेलोपियन ट्यूब किससे कनेक्ट करें, यूटेरस से। तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में क्या हो गया कि यहाँ पे अगर यहाँ पे स्पर्म है तो वो यहीं पे फर्टिलाइज करेंगे आपस में, फर्टिलाइज होकर के वो जाइगोट बन जाएंगे। जाइगोट बनने के बाद वो जाइगोट जो है वो ट्रैवल करते हुए यहाँ तक यूट्रस तक आएगा, यूट्रस में इम्प्लांट होगा और इम्प्लांट होकर के यहीं पे वो अपने आप को डेवलप करेगा और एक बेबी बन जाएगा, और फिर वो जो है विजाइना फिर वो जो है मदर की वॉर्म से बाहर निकल आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं मेन टॉपिक फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन में मेनली होता क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसका नाम है जाइगोट, और इसी चीज़ को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इन जो ये पिक्चर्स हैं जिस आप उनको गौर से देखें तो आप ये देखिए यहाँ पे ओवुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, यानी कि ओवरी से एक ओवम जो है वो डोमिनेंट ओवम वो बाहर निकल रहा है, वो ओवम निकल के कहाँ जा रहा है, एक फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है। अब यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में यहाँ से ये देखिए ये फेलोपियन ट्यूब दिखा रहे हैं यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ही अगर उसको स्पर्म मिल गया, ठीक है, स्पर्म कहाँ जाएगा, वेजाइना से, यहाँ से स्पर्म जो है ट्रेवल करते हुए यहाँ तक आएगा। तो अगर यहाँ पे उसको स्पर्म मिल गया तो ये जो ओवम निकला था ये ओवम स्पर्म ओवम के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन, ठीक है, यानी कि यहीं पे जाइगोट बनेगा और इसी चीज़ को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो फेलोपियन ट्यूब है यहाँ से ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट कहाँ आया, यहाँ देख रहे हैं आप, ये यूट्रस है, इस यूट्रस की वॉल में ये इम्प्लांट कर जाएगा और यहीं पर डेवलपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो ये जो प्रोसेस है इस सभी प्रोसेस को हम लोग यहाँ जो पॉइंट्स हैं इनको इनमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्या है, द मेन स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। यहाँ पे जो मेन स्टेजेस हैं ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पे आपको पॉइंट्स में दिखाए गए हैं। फर्स्ट क्या है, वंस अ मंथ एन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, उस ओव्यूलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ओवरी से एक ओवम जो डोमिनेंट ओवम है वो रिलीज होगा। सेकेंड क्या है, द ओवम मूव्स इनटू द ओविडक्ट, वो ओवम जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ओविडक्ट में, जिसे हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में आ गया। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द मेल ट्रांसफर स्पर्म इनटू द विजाइना थ्रू द पेनिस, द स्पर्म ट्रेवल्स थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड द सर्विक्स इनटू द यूट्रस एंड देन द ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब में ओवम पहुंचा हुआ है। अब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर मेल का स्पर्म जो है वो विजाइना के थ्रू, यानी विजाइना से वो मतलब सर्विक्स से जो है वो यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से फिर वो जो है ओविडक्ट में जाएगा, और ओविडक्ट में जाने के बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ओवम मौजूद है, तो ओवम वो स्पर्म जो है वो ओवम में अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। अ सिंगल स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम इन द ओविडक्ट एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जो एक सिंगल स्पर्म में सिर्फ बहुत सारे स्पर्म जानते हैं लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो कामयाब हो पाता है वहाँ पे जाने में। तो एक सिंगल स्पर्म जो है वो ओवम की वॉल को, ओवम की जो लेयर्स होती हैं उनको पेनिट्रेट करके उसके अंदर एंटर कर जाएगा, और उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद द फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट्स इटसेल्फ इनटू द यूट्रस वॉल एंड डेवलप्स इनटू अ ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो फिर वहाँ से ट्रेवल करते हुए यूट्रस में आ जाएगा, और यूट्रस में यहाँ पे डेवलपिंग होगी उसमें, और वो एक ह्यूमन एम्ब्रियो बन जाएगा, और ह्यूमन एम्ब्रियो जो है वो फिर अपने आप में डेवलप करता रहेगा और जो है एक पूरा मेल बेबी या मतलब एक बेबी पूरा बन जाएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताएं, कभी आपने किसी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? आई होप सो आपने ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना है तो आप ज़रूर गूगल करिएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पर्म है ना वो ओवम तक पहुँच नहीं पाते हैं। हमने पीछे देखा कि एक स्पर्म जो है उसको फ्यूज़ होने के लिए, यानी कि उसको फर्टिलाइज करने के लिए उसको ओवम तक जाना पड़ रहा है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है कि ओवम जो है वो ओवुलेशन यानी ओवरी से वो रिलीज ही नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से
बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो संतान जन्म नहीं दे पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखा होगा आपने, अपने आसपास देखा होगा बहुत सारे लोग जिनके बच्चे नहीं हैं, सो उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके भी सॉल्यूशन साइंटिस्ट ने निकाला है। क्या करते हैं वो लोग कि यदि अगर स्पर्म जो है वो ओवम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्पर्म को लेते हैं मेल की बॉडी से और फीमेल की बॉडी से ओवम को लेते हैं, और लेने के बाद उसको लेबोरेटरी में वहाँ पे उसको फ्यूज़ करवाया जाता है और उसको जाइगोट बना दिया जाता है। ठीक है, जाइगोट बनाने के बाद उसे लेकर के इंजेक्ट कर दिया जाता है, कहाँ पे, मदर के यूट्रस में। और मदर के यूट्रस में जैसे ही इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, फिर वो अपने आप में मतलब वो वहाँ से जैसा प्रोसेस नॉर्मली होता है वैसा पूरा प्रोसेस होते होते मदर जो है एक बेबी को जन्म दे देती है। ठीक है, सो इसका भी देखिए कितना अच्छा आइडिया है कि यदि कोई ऐसा दंपति जिसे हम बोल सकते हैं, या कोई ऐसा कपल है जिसको कि जो संतान जन्म नहीं दे पा रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, तो इसका भी सॉल्यूशन है यहाँ पे। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि वैसा फर्टिलाइजेशन जो कि मदर के यूट्रस में ना हो करके, मदर के यूट्रस में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मदर के फैलोपियन ट्यूब में ना हो करके बाहर होता है। ठीक है, यानी कि जाइगोट जो बनेगा वो लेबोरेटरी में बनेगा, फिर उस जाइगोट को जो है इंजेक्ट कर दिया जाएगा, कहाँ पे, मदर के यूट्रस में। ठीक है, सो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इज अ टेक्निक इन विच द स्पर्म एंड ओवा आर कंबाइंड इन अ लेबोरेटरी डिश। ठीक है, लेबोरेटरी में ही देखिए आप, ये स्पर्म हो गए, ये ओवम हो गए, इन्हें जो है लेबोरेटरी में ही इनको एक सर्टेन टेम्परेचर पे, इनके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप मदर का जो वोम होता है उसमें एक पूरा एक सर्टेन टेम्परेचर होता है बॉडी के, उस सर्टेन टेम्परेचर पे इनको फर्टिलाइज करवाया जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द वुमेन्स यूट्रस। ठीक है, उसको एम्ब्रियो तक, जब तक कि वो एम्ब्रियो बन रहा है, जब तक कि उसको वहाँ पे रहने दिया जाता है। जब वो एम्ब्रियो बन गया, कभी कभी ऐसा होता है कि जाइगोट को भी डाला जाता है। सो ये तो उस पर डिपेंड करता है कि भाई उस जो कपल है उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी का ऐसा है कि भाई स्पर्म ओवम तक नहीं पहुँच पा रहा है, कभी ऐसा होता है कि ओवुलेशन ही नहीं हो पा रहा है, कभी ऐसा होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो बीच में से बंद होती है ना, बीच में से ब्लॉक होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो जो है, जब वो एम्ब्रियो बन गया, लेबोरेटरी में एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसको बाद उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बेबीज कंसीव थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ऐसी बेबी को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। शायद आप लोग अगर गौर करें तो आपको ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी मिल सकते हैं, हमारे आसपास तो हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन अब यहाँ आपको 2 तरह के मिलेंगे। क्या? एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि मदर के वॉर्म के अंदर होता है, जो मदर की बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि ह्यूमन बींग्स में हो रहा है। देख रहे हैं ना आप, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल की बॉडी में या मेल की बॉडी में, किसी की बॉडी में नहीं होता है, बल्कि आसमान के नीचे होता है। ठीक है, समझ लीजिए, बिल्कुल खुले एनवायरनमेंट में होता है। और ऐसा होता भी है, किस में होता है, तो फिश में होगा, आपको फ्रॉग में होगा। सो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल्स एंड फीमेल गेमेट अकर्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। ठीक है, फीमेल की बॉडी में होगा ये फर्टिलाइजेशन। मेमल्स सच एज काउज, हॉर्सेज, डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, समझ में आ गया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स अकर आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप अगर एक फ्रॉग की मिसाल ले लें, एज एग्जाम्पल फ्रॉग को लेना है, कि फ्रॉग क्या कहते हैं, अपने गैमेट्स को जो है वो एक जगह कहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, वो एक जगह मतलब उसको अपनी बॉडी से बाहर करके कहीं पे मतलब जो वो तो नदियों के पास ही रहते हैं ना, रिवर्स के पास ही रहते हैं, तो वो वहीं पे कहीं पे डाल देते हैं। फिर एक मेल आता है तो वो उस पर अपना स्पर्म जो है वो उस पर छोड़ देता है, तो वहीं पे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और वहीं से जो फ्रॉग के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, लार्वा वगैरह, वो ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, एंड इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेट्स अकर आउटसाइड द बॉडी। फिश, फ्रॉग्स एंड स्टारफिश आर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिश में भी ऐसा होता है, फ्रॉग में भी ऐसा होता
अब चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लेते हैं कि यदि आपके पास बहुत सारे एग्स हैं, अगर उनमें से देखना चाहें कि आप भाई उनमें से कौन सा फर्टिलाइज है और कौन सा अनफर्टिलाइज है, तो बहुत ही ईजी है, एक एक्टिविटी के जरिए से आपको समझ में आ जाएगा कि टू ऑब्जर्व फर्टिलाइज एग ऑफ अ हैन, कि एक हैन का आपको फर्टिलाइज एग देखना है कि भाई वो फर्टिलाइज्ड हो गया है, यानी कि उसमें फीमेल और मेल गैमेट जो है वो आपस में फ्यूज कर चुके हैं। कैसे? सो इसके लिए आपको चाहिए सम एग्स एंड अ टॉर्च लाइट एंड मेथड क्या, प्लेस अ फ्यू एग्स इन अ डार्क रूम एंड यूजिंग अ टॉर्च लाइट ट्राई टू ऑब्जर्व विच ऑफ देम शो अ टाइनी ब्लड वेन रेडिशन कलर थ्रू द योक। ठीक है, तो अगर आपको किसी में भी ऐसी पतली सी टाइनी रेड कलर की अगर आपको एक वेन दिखेगी, तो इसका मतलब है यू मे नीड टू एग्जामिन क्वाइट अ फ्यू टू फाइंड द फर्टिलाइज एग। ठीक है, तो आपको यहाँ से ऑब्जर्वेशन मतलब आपको ये चीज़ अगर किसी एग में दिख रही है आपको ये टाइनी ब्लड वेन रेड कलर की, तो आज समझ जाइएगा कि वो एग जो है वो फर्टिलाइज एग। अ फर्टिलाइज एग विल शो अ टाइनी ब्लड वेन रेडिशन कलर थ्रू द योक। ठीक है, तो आपको एक योक के अंदर आपको पतली सी छोटी सी बारीक सी आपको रेड कलर की ब्लड वेन दिखेगी, और यही चीज़ जो है किस चीज़ को दर्शाती है कि वो एग जो है वो फर्टिलाइज है। सो नॉट क्या हैंडल द एग केयरफुली सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द बेबी इज डेवलपिंग साइड। तो भाई इस हाई सी बात है, वहाँ पे एक बेबी डेवलप कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फोड़ दें या ऐसे इधर उधर डाल दें, नहीं। तो आपको जो भी चीज़ करनी है बहुत ही केयरफुली करनी है, अपने किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, आई होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 8 क्लास में उनको ज़रूर मेरी वीडियोस शेयर कीजिए, और जो 7th क्लास में उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं चैप्टर क्लास 7 का पूरा होल सिलेबस वो वीडियो ये यूट्यूब पर डाल चुकी हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।